बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम और कक्षा 11 के जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें आपके पाठ्यक्रम में मौलिक अभिव्यक्ति से संबंधित एक विषय है, एक शीर्षक है निबंध। तो निबंध में किस किस प्रकार के निबंध आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इसके बारे में यहाँ बताया गया है। और सही ढंग से अगर आप निबंध लिखते हैं, 9 अंक का निबंध निर्धारित है बोर्ड परीक्षा में, तो 9 अंकों में से आप 8 अंक तक आसानी से पा सकते हैं। कैसे निबंध लिखना चाहिए और किन किन विषयों पर निबंध परीक्षा में पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से समझाया जाएगा। सबसे पहले आता है साहित्यिक निबंध। ये निबंधों के जो प्रकार हैं, इन्हीं के अंतर्गत वो विषय आएंगे जिन पर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहला है साहित्यिक निबंध। साहित्य से संबंधी, आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, भले ही सामान्य हिंदी हो या साहित्यिक हिंदी है, पर साहित्य जुड़ा हुआ है। तो साहित्य से संबंधी निबंध आएगा। उसमें साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य से समाज का विकास होता है, साहित्य और समाज, प्रिय साहित्यकार, प्रिय पुस्तक, साहित्यिक पुस्तक कोई भी, तो इस प्रकार के शीर्षक उसमें हो सकते हैं। परिचयात्मक निबंध, किसी भी एक तथ्य का, किसी एक विषय का परिचय देना, परिचयात्मक निबंध के अंतर्गत। राष्ट्रीय भावना परक निबंध, देश प्रेम, स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना, इस तरह से निबंध इसके अंतर्गत आएंगे। शैक्षिक निबंध, सामाजिक एवं सांस्कृतिक निबंध, समस्या परक निबंध, विज्ञान संबंधी निबंध, राजनीति संबंधी निबंध, स्वास्थ्य परक निबंध, उपयोगिता परक निबंध, सूक्ति परक निबंध। इसमें कोई सूक्ति दे दी जाती है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, या फिर का वर्षा जब कृषि सुखाने, सूक्ति को लेकर आपको निबंध लिखना होता है। कृषि संबंधी निबंध, किसानों की समस्या, भारत में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या विकास है, इससे वाणिज्य संबंधी निबंध। तो ये इतने निबंध के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कोई भी आपको कम से कम चार विषय आपको तैयार करने हैं। और यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जो भी अधिकतर पूछे जाते हैं वही निबंध समझाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिया साहित्यिक निबंध। ये देखिए 2011, 14, 16, 17 और उसके बाद 19 में भी लगातार ये पूछा गया है। साहित्य समाज का दर्पण है, किस प्रकार से लिखना है, इससे संबंध शीर्षक क्या क्या हो सकते हैं। साहित्यिक निबंध से संबंधित साहित्य और मानव जीवन, साहित्य और समाज, साहित्य समाज की अभिव्यक्ति है, साहित्य और जीवन, सामाजिक विकास में साहित्य की उपयोगिता, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध। तो ये विषय हैं जो आपको परीक्षा में दिए जा सकते हैं साहित्यिक निबंध के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद अब हमें लिखना है, यहाँ पर हम निबंध बताने जा रहे हैं साहित्य समाज का दर्पण है। मैंने कई विषय यहाँ पर साहित्यिक निबंध से जुड़े हुए कई विषय आपको बताए हैं, तो उन विषयों में से यही रूपरेखा लगभग रहेगी। आप विषय के अनुसार, जो टॉपिक है उसके अनुसार आप रूपरेखा के बिंदुओं में परिवर्तन कर सकते हैं, पर तरीका यही होगा, लिखने का ढंग यही होगा। सबसे पहले जैसे कि हमने निबंध लिया, जो भी निबंध हमें दिए गए उनमें से हमने एक निबंध चुना लिखने के लिए, साहित्य समाज का दर्पण है। अब इस निबंध को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डालेंगे, या फिर आप यहाँ पर रूपरेखा की जगह पर प्रमुख बिंदु भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या? प्रस्तावना। फिर हमें बताना है साहित्य क्या है, और इसके साथ साथ अगर आप ये बताएंगे समाज क्या है, पैरा चेंज करके, तो और अच्छा है। फिर तीसरा बिंदु है साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। ठीक है। साहित्य समाज का दर्पण किस प्रकार से है ये बताना है। सिद्धांत और अनुभूति, इस वाक्य, जो ये वाक्य है साहित्य समाज का दर्पण है, इसका सिद्धांत क्या है और अनुभूति इससे क्या है,
ये इस बिंदु के अंतर्गत स्पष्ट करना है। हिंदी साहित्य और समाज, आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य समाज के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। फिर अंतिम बिंदु है वो उपसंहार। पहला और अंतिम बिंदु हर निबंध में, हर शीर्षक में समान होगा, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, क्रम यही रहना चाहिए, ठीक है। और ये 7 बिंदु यहाँ दिए गए हैं, तो कम से कम 7 बिंदु, यहाँ पर कम से कम वाले दिए गए हैं, 7 बिंदु आपके निबंध में होने चाहिए। अब यहाँ पर कैसे लिखना है हमें, साहित्य समाज का दर्पण है। सबसे पहले प्रस्तावना। साहित्य का जन्म मनुष्य के भाव जगत के साथ हुआ है। अपनी अदम्य मनोभावनाओं को मनुष्य ने विविध विधाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। अदम्य मतलब जो मनुष्य की ऐसी भावनाएं जिनको दबाया नहीं जा सकता, दमन नहीं किया जा सकता, ऐसी कई विधाओं के माध्यम से, निबंध के, कहानी, कुछ लोग कहानी के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करते हैं, कुछ काव्य के माध्यम से करते हैं, कुछ उपन्यास के माध्यम से, कोई नाटक के रूप में, और सबसे अच्छा तरीका होता है भावाभिव्यक्ति का निबंध लिखना। साहित्य उनमें से एक है। साहित्य मानव समाज का प्रतिबिंब होता है। साहित्यकार स्वयं भी एक सामाजिक प्राणी होता है। साहित्य क्या है, जो साहित्यकार है वो हमारे आपके बीच से ही होता है, समाज से। हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी साहित्यकार हो सकता है। तो इसलिए उसकी रचनाओं में, कृतियों में समाज का हर पक्ष, हर तेवर, हर आयाम मूर्त हुआ करता है। मूर्त मतलब साकार रूप में, स्पष्ट रूप में। दूसरा है साहित्य और समाज का अटूट संबंध। कैसे अटूट संबंध है? साहित्यकार मानव समाज का अभिन्न अंग होता है। उसका तन और मन उसके समाज की ही देन होते हैं। जैसे समाज में वो रहता है वैसी उसकी विचारधारा, और वही उसके साहित्य में दिखाई देता है। उसकी लेखनी से उद्भूत का मतलब उत्पन्न हुई हर रचना समाज की छाया, रचना पर समाज की छाया पड़ना स्वाभाविक है। साहित्य के बिना समाज और समाज के बिना साहित्य निरर्थक और अधूरा है। अगर आप कोई भी, केवल हिंदी साहित्य की बात हम नहीं करेंगे, आप अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, बंगला साहित्य कोई भी ले लीजिए, संस्कृत साहित्य, तो वो जिस काल में, जिस वातावरण में लिखा गया, उसका प्रभाव उस पर अवश्य दिखाई देगा। साहित्य का अर्थ ही है हित से युक्त होना। साहित्य, स धन हित। साहित्य कैसे कि स धन हित, जो हित के साथ लगा हुआ, हित से जुड़ा हुआ है, लोगों के हित, किसी का भी हित हो उसमें, वही साहित्य है। यह हित समाज के अतिरिक्त और किसका हो सकता है? साहित्य के बिना समाज गूंगा है, तो समाज के बिना साहित्य कोरा कल्पना विलास है। दोनों अपने अस्तित्व और विकास के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये कहना यहाँ पर अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य को समाज का दर्पण का अर्थ क्या होता है? शीशा, जिसमें हम जैसी हमारा चेहरा है वैसा ही दिखाई देगा। शीशे में जो वस्तु हम देखेंगे वो हमें वैसी ही दिखाई देगी जैसी है। तो साहित्य भी वही होना चाहिए कि समाज का दर्पण, समाज का वास्तविक रूप साहित्य में दिखाई दे। इस दर्पण में समाज की हर छवि, हर भंगिमा का अर्थ है भाव, भावनाएं प्रतिबिंबित हुआ करती। प्रतिबिंबित का अर्थ है कि जो है हूबहू वैसे ही दिखाई देना। साहित्यकार की भावनाएं और विचार, आकांक्षाएं व संदेश सभी सामाजिक परिवेश की देन हुआ करती हैं। बहुत से साहित्यकारों ने स्वांता सुखाय को अपनी रचनाओं का लक्ष्य बताया। जैसे तुलसीदास, सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर तुलसीदास ने कहा है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना किस लिए की? स्वांता सुखाय के लिए, अपने सुख के लिए, समाज के कल्याण के लिए। लेकिन साहित्यकार का स्वांता, जो उसका अंतःकरण है, अपने आप का, स्व प्लस अंतः, स्वयं का जो अंतःकरण है, वह भी समाज की प्रतिक्रियाओं की ही परिणति होती है। साहित्य जहाँ समाज की मानसिक प्रगति और ऊर्जा का मानदंड है, वहीं समाज भी अपनी समस्त आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य का मुखापेक्षी रहता है। मुखापेक्षी मतलब समाज का मुंह देखता रहता है, साहित्य का मुंह देखता है कि समाज में जो हो रहा है वो साहित्य में कहाँ पर। आज के समाज में अगर हम देखते हैं तो जो जैसे भ्रष्टाचार, जैसे बेरोज़गारी या और अन्य जो समस्याएं हैं, नारी समस्या, नारी उत्थान के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं,
तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पढ़ने को मिलती हैं? साहित्य में। साहित्य के माध्यम से ही समाज अवगत कराया जाता है समाज को कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। ये केवल क्षणिक मनोरंजन की सामग्री जो साहित्य अपने समकालीन समाज की उपेक्षा करता है, जिस साहित्य में समकालीन मतलब जिस समय वो लिखा जा रहा है उस समय की अगर उपेक्षा की जा रही है तो वो साहित्य क्या है? साहित्य कहलाने योग्य नहीं है वास्तव में। वो केवल एक मनोरंजन का साधन हो सकता है, मनोरंजन की सामग्री बन सकता है, चिरंजीवी नहीं हो सकता। चिरंजीवी का अर्थ हमेशा के लिए वो नहीं रह सकता। फिर है सिद्धांत और अनुभूति। क्या है साहित्य का सिद्धांत? साहित्य के दो रूप, यथार्थवादी और आदर्शवादी। यथार्थवादी क्या होता है? ये दोनों विचारधाराएं हैं। साहित्य से अगर हम हटा भी दें इनको तो भी ये दोनों विचारधाराएं, यथार्थवादी और आदर्शवादी। तो इसके कारण साहित्य के दो पक्ष हैं। पहला सिद्धांत, जो यथार्थवादी होते हैं वो सिद्धांत को मानते हैं, उनका मानना है कि जो सिद्धांत बनाए गए हैं उन्हीं का अनुपालन करना है। और जो आदर्शवादी हैं उन्हें अनुभूति, जो उनके अनुभव हैं, जो विचारों के द्वारा स्वयं उन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं, वो होते हैं आदर्शवादियों के लिए श्रेष्ठ। तो इस प्रकार साहित्य के भी दो रूप हो गए, यथार्थवादी और आदर्शवादी। एक सिद्धांत को मानने वाला, दूसरा अनुभूति को मानने वाला। अनुभूति किसी भी श्रेष्ठ साहित्य का आवश्यक अंग है। जब तक वो अनुभूति का अर्थ है अनुभव करना, जब वो खुद अनुभव करके लिखेगा तभी साहित्य उत्कृष्ट हो पाएगा। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार अनुभूति के अभाव में सिद्धांत पर, अब यहाँ पर देखिए ये कोटेशन है डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार, तो यहाँ पर आप जो है इसको इन्वर्टेड कॉमा में अगर ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच पेन से अंडरलाइन करके लिखेंगे तो अच्छे अंक मिलेंगे। फिर दूसरी कोटेशन यहाँ पर दी गई है, उक्ति दी गई है मुंशी प्रेमचंद के अनुसार, सिद्धांतवादी साहित्य की अपेक्षा अनुभूति के क्षणों में बंधा हुआ साहित्य वास्तव में साहित्य की संज्ञा से विभूषित होता है। अच्छे निबंध की विशेषता होती है कि उसमें कम से कम अगर 7 बिंदु आप लिख रहे हैं तो 7 बिंदुओं में कम से कम 4-5 सूक्तियाँ, चाहे वो इसमें आप पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं कि वो कोटेशन, वो सूक्तियाँ, वो उक्तियाँ चाहे आप हिंदी में लिखें, अंग्रेजी भाषा की भी ले सकते हैं, संस्कृत के श्लोक ले सकते हैं, जो वहाँ पर चरितार्थ होती हो, सही बैठती हो, सही अर्थ दे रही हो। इसके बाद है हिंदी साहित्य और समाज। किस प्रकार से हिंदी साहित्य समाज के साथ जुड़ा हुआ है। विश्व के हर एक समाज को उसके साहित्य ने गहराई से प्रभावित किया है। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो और वोल्टेयर की लेखनी की आभारी थी। इटली का कायाकल्प मेज़नी के साहित्य में गढ़ा था। लेनिन की इस विचारधारा ही साम्यवादी रूस की परिकल्पना का आधार बनी। इंग्लैंड की समृद्धि पर यहाँ राह में नीचे गोल वाली राह, सिंह द्वार पर ले जाने वालों में रस्किन भी स्मरणीय रहेंगे। तो ये हिंदी साहित्य समाज, उसके पहले हिंदी साहित्य बताने से पहले बाकी और भाषाओं के साहित्य के बारे में यहाँ बताया गया है कि हर भाषा में एक क्रांति जो आती है, हर साहित्य में, हर समाज में जो क्रांति आती है वो साहित्य, वहाँ के साहित्य के कारण कहीं ना कहीं होती है। वो साहित्य भी उसका एक कारण बनता है। जैसे हमारे यहाँ अगर हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की बात करें तो प्रगतिवाद एक विचारधारा थी। प्रगतिवाद कहाँ से आया, वो भी हमें कार्ल मार्क्स से लिया गया। कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर यहाँ पर भी, वहाँ जो क्रांति चल रही थी वहाँ यहाँ पर भी वही क्रांति आई और साहित्य के माध्यम से कवियों ने समाज को जगाने का कार्य किया। प्रगतिवाद ने क्या किया? प्रगतिवादी साहित्य, जो शोषण हो रहा था किसका? किसानों का, गरीब वर्ग का, अपनी कलम के माध्यम से साहित्यकारों ने हर वर्ग तक ये बात पहुँचाने का प्रयास किया कि जैसे दिनकर जी लिखते हैं कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। कि जहाँ एक तरफ किसी के पास इतना पैसा, इतना धन है, एक धनी वर्ग है, समाज वर्गों में विभाजित हो गया था, धनी और निर्धन। क्यों? अगर धनी वर्ग के पास है तो वो निर्धन वर्ग की सहायता ना सही परंतु उसे रोज़गार देकर इस योग्य तो बना सकता है कि वो अपना भरण पोषण कर सके। अगर ज़मींदार किसान के खेत, उसे पूरा हक उसे दे कि वो अपनी ज़मीन पर खेती कर सके, तो किसान इतना गरीब ना हो और ज़मींदार एकदम से अमीर ना होता जाए। तो ये वर्गों में नहीं बांटना है। जो वर्गों में बटा हुआ समाज था, इसी का विरोध प्रगतिवाद ने किया है। तो
हिंदी साहित्य कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य ने बहुत ही योगदान दिया। हिंदी साहित्य भी कभी समाज निरपेक्ष नहीं रह सका। रासो साहित्य में ध्वनित, आदिकाल से बात यहाँ पर शुरू की गई है कि रासो साहित्य में ध्वनित तलवारों की झनकारें और युद्धोन्मत्त हुंकारें तत्कालीन समाज की परिस्थितियों की प्रतिछायाएँ हैं। आप यहाँ पर बहुत अच्छा अपने आप से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको आदिकाल से लेकर और आधुनिक काल तक बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, समझाया गया है। तो यहाँ वो आप सारे उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार आदिकाल में जो रासो साहित्य, आदिकाल में युद्धों के लिए केवल रासो साहित्य प्रसिद्ध है, बाकी किसी साहित्य में युद्धों का वर्णन नहीं किया गया है। रासो साहित्य में कवियों के कारण जो राजाओं में जोश भर जाता था, जो युद्ध के लिए वो तत्पर हो जाते थे, वो साहित्य का ही प्रभाव था। भक्तिकालीन साहित्य भूपतियों से निराश जनता की जगतपति से कातर पुकार ही तो है। भक्तिकाल में क्या हुआ? भक्तिकाल में पराजय और उत्पीड़न की कुंठाओं ने ही कबीर, सूर और तुलसी की भक्ति धारा को जन मन का जीवन आधार बनाया था। लोगों को तुलसी और सूर के, कबीर के पद, अपने पद शब्द क्यों लगने लगे, अपने मन की बात क्यों लगने लगी? क्योंकि उस समय उत्पीड़न से और पराजय से जनता परेशान हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी। फिर उसके बाद रीतिकालीन कवियों ने भी क्या किया? साहित्य की बात हम कर रहे हैं। रीतिकालीन कवियों का काव्य भी तत्कालीन समाज के गम गलत करने का साधन है। जो उस समय श्रृंगारिकता दिखाई गई है वो भी वही है कि जो आसपास वातावरण था उनसे बचने का, कहीं ना कहीं अपने मन को एक संतुष्टि देने का, मन को प्रसन्न करने का एक साधन। और आधुनिक काल में आपको बताया गया कि किस प्रकार भारतेंदु युग में देशभक्ति और समाज सुधार की बात कही कवियों ने, लेखकों ने। द्विवेदी युग में भी वही हुआ। छायावाद में आते आते जो है नारी उत्थान की बात की गई, स्त्री विमर्श की बात की गई। फिर प्रयोगवाद में आकर समाज के अन्य और जो भी समस्याएं हैं उनको उठाया गया। प्रगतिवाद आपको बताया कि प्रगतिवाद में किस प्रकार से क्रांति का स्वर गूंजने लगा। आज का हिंदी साहित्य अपनी हर विधा के साथ देश काल से कदम मिलाकर चल रहा है। अगर हम आज की बात करते हैं तो बहुत सारे आज के कवि आपने सुना, कुमार विश्वास, आज कविता तिवारी, जो भी हम सुनते हैं, तो ये क्या है? ये सभी कवि अगर कहीं पर बॉर्डर पर अगर गोलियां चलती हैं तो उसके बारे में लिख देते हैं। वो हमें हमारे आसपास के वातावरण से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। केवल मनोरंजन का साधन नहीं है कविताएं। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन हो ही नहीं सकता। अगर वो केवल मनोरंजन के लिए है तो वो साहित्य निरर्थक है। सार्थक साहित्य वही है जो समाज से अवगत कराए, समाज को समाज से अवगत कराए। अब उपसंहार की बारी आती है। साहित्य की रचना कभी शून्य नहीं हो सकती। जो साहित्य समाज सापेक्ष होगा वह चिरंजीवी और प्रभावशाली नहीं हो सकता। साहित्य तो सत्यम शिवम सुंदरम की साधना है। सत्यम शिवम सुंदरम मतलब सत्य ही शिव है और सुंदर अर्थात शिव का अर्थ है कल्याण। जो सत्य है वही कल्याणकारी है और वही सुंदर है। उनमें मानव समाज का हित समाहित होना स्वाभाविक है। अतः साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाना सर्वथा उचित है। आपने देखा कि इस एक पंक्ति को लेकर, इस एक उक्ति को लेकर पूरा निबंध यहाँ पर लिखा गया और आशा है कि निबंध आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसी तरह का कोई अन्य शीर्षक पर निबंध आपको बताएंगे। धन्यवाद।